वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सारा हमारा अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टिशनल वैल्यू सब कुछ कवर होगा। तो आज हम शुरू करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पूरा बेसिक टू एडवांस सारा सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसको और क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी जनरली इसको बोल देते हैं हम कई बार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ लोकेशन। इसको क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। इसको एक और नाम दिया गया है मेजर ऑफ एवरेज। ठीक है, औसत की माप, मेजर ऑफ एवरेज भी इसको बोला जाता है। क्लियर है, ये तीन नाम है इसके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ एवरेज, सब कुछ एक ही है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है समझना। मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम से समझाऊंगा। कौन सा डायग्राम से, स्केटर डायग्राम से। ठीक है, स्केटर डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी आखिर होती क्या है। ठीक, चलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम समझेंगे यहाँ पर किससे, स्केटर डायग्राम से। चलिए, ये है बच्चा आपका स्केटर डायग्राम। अब स्केटर डायग्राम में यहाँ पर आपको कई सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये स्केटर डायग्राम इसे ही बनाते हैं। स्केटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम डॉट्स में डिफाइन करते हैं, जिसको हम क्या रखते हैं, डॉट्स में डिफाइन करते हैं। तो मैं इसी से आपको एक इसकी सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये बच्चा है स्केटर डायग्राम। इसको बोला जाता है स्केटर डायग्राम। ठीक है, स्केटर डायग्राम इसको बोलते हैं। तो हम मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को या एवरेज को या लोकेशन को इसी से समझ रहे हैं। ये क्या है, ये जितने भी ये सारे डॉट्स डॉट 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 जो है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन से। क्या है, ये ऑब्जर्वेशन से। क्या है, ये ऑब्जर्वेशन से सारे के सारे। अब इन ऑब्जर्वेशन में कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वो सेंटर वैल्यू होगी। देखो, सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर, टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर। टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, नेचर। मैंने क्या बोला, टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, नेचर। अब नेचर मतलब समझ में आ रहा है, जैसे आप लोगों का हम बोलते हैं कि यार इसका नेचर अच्छा है, मेरा नेचर अच्छा है। ठीक है, वही बात है, टेंडेंसी की बात हो रही है। तो ये जितने भी डॉट्स हैं मतलब सारे ऑब्जर्वेशन है। तो इन ऑब्जर्वेशन में कोई एक सिंगल ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो सारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंटर वैल्यू बोलेंगे, टेंडेंसी बोलेंगे, या उसी को हम एवरेज बोलेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये क्या कर रही है, सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमने बोल दिया सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू। ठीक, इसी को हमने क्या बोल दिया, लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन। या इसी वैल्यू को हमने बोल दिया क्या, एवरेज। क्यों बोला, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो पूरे सभी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेंटर में एक ऐसी वैल्यू है जो सारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हमने बोल दिया इसको सेंट्रल टेंडेंसी या सेंटर वैल्यू। इसकी टेंडेंसी ऐसी है, सेंटर में है ये वैल्यू पहली बात, और इसकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं एक बात करूँ आपको कि अगर हम जब भी 11th 12th में पढ़ते थे तो हमें क्लास में एक मॉनिटर असाइन किया जाता था। ठीक है, वो मॉनिटर क्या कर रहा था, मॉनिटर क्या करता है, वो पूरी क्लास को मैनेज करता है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ टीचर, अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है तो टीचर की एब्सेंस में वो पर्टिकुलर मॉनिटर जो है वो क्या करता था, पूरी क्लास को मैनेज करता था। लेकिन जब भी कोई टीचर आता है तो वो क्लास में जाके बच्चों से नहीं पूछता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो मॉनिटर से आके पूछेगा कि बताओ कि जो टीचर नहीं था उनकी एब्सेंस में तुमने क्या करवाया बच्चों से। ठीक, मतलब वो जो पर्टिकुलर मॉनिटर है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं भी कुछ भी होगा तो मॉनिटर ही जाके बात करेगा, मतलब वो मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो पर्टिकुलर मॉनिटर क्या हो गया, सेंटर वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधा सा मतलब निकल के आता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है इसका, वेरिएबल के अंदर ये सारे ऑब्जर्वेशन है या वेरिएबल, इन वेरिएबल्स के अंदर ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, पूरे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड लोकेशन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बच्चा, आप समझ गए, ऐसी वैल्यू, ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो
सारे ऑब्जर्वेशंस को या पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को ही रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 5 मेजर ऑफ सीटी। 5 मेजर ऑफ सीटी का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। अब 5 मेजर का मतलब क्या है बच्चा? 5 मेजर में इसको एज ए ट्रीट करता हूँ चिल्ड्रंस, ठीक है। मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? फादर है, ठीक, और उस फादर के 5 चिल्ड्रंस है। तो वो चिल्ड्रंस कौन कौन से बच्चा? नंबर 1 एरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपल मीन भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपल मीन भी कई बार बोल देते हैं। सेकेंड वन इज मीडियन, थर्ड वन इज मोड, फोर्थ वन इज जियोमेट्रिक मीन, और फिफ्थ वन इज हार्मोनिक मीन। देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स देयर आर 5 चिल्ड्रंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक, कि सेंट्रल टेंडेंसी उसको हम एज ए फादर ट्रीट कर रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के 5 चिल्ड्रन हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ओके, तो देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर समझना बच्चा कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ एकदम फिट हो जाए। ये सेंट्रल टेंडेंसी है, ये है क्या? फादर, ठीक है, फादर है। अब इस फादर के क्या है? चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं? ये 5 मेजर, जो 5 मेजर्स हैं ये चिल्ड्रंस हैं, उस सेंट्रल टेंडेंसी के बच्चे हैं। मतलब एक फादर है, पिता है, उसके 5 बच्चे हैं, 5, देयर आर 5 बच्चे हैं, ठीक है, ABCD। और एवरी फादर वांट्स कि उनके बच्चों में अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आपके जैसे समझ लेते हैं आपके फादर भी यही चाहेंगे कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो एक आइडियल पर्सन होना चाहिए, मीन्स वो रिस्पेक्ट करे बड़ों का, पढ़ने में अच्छा हो, स्पोर्ट्स खेलने में अच्छा हो, ठीक है, हर क्वालिटी मतलब हर एक्टिविटीज़ में वो बेस्ट करे। ये हर एक फादर चाहता है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी चाहता है कि मेरे जो मेजर्स हैं उनमें ये कैरेक्टर्स होना चाहिए। कौन से कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स नंबर 1 क्या होना चाहिए? इट शुड बी easy टू डिफाइन, मीन्स इजीली उसको हम डिफाइन कर पाए, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी इजीली डिफाइन, मतलब इसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये पहला कैरेक्टर बोल रहा है। ये कौन चाह रहा है? फादर चाह रहा है कि मेरे बेटे में, मेरे बच्चों में, मेरे चिल्ड्रंस में ये कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वांट्स दैट कैरेक्टर्स जो है होने चाहिए मेजर्स के अंदर, ठीक, लाइक अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, एनी वन ऑफ देम, ठीक। तो इट शुड बी इजी टू डिफाइन। जितनी भी मेजर है, देयर आर 5 मेजर, तो 5 मेजर के अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू डिफाइन। अब होगा नहीं होगा वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सेकेंड वन, इट शुड बी easy to understand and easy to calculate, तो सेकेंड मेजर्स या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का? सेंट्रल टेंडेंसी चाह रही है कि मेरे जो मेजर्स हैं, देयर आर 5 मेजर्स, तो वो जो मेजर्स हैं उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए कि एवरी मेजर्स जो है इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली समझ में आए, देन इजी टू कैलकुलेट, उसकी गणना करना आसान हो, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए, ये कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी, ठीक है, बार बार ये लिखेंगे, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है बच्चा? कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सारे ऑब्जर्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन करें किसी भी मेजर्स के अंदर, चाहे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, किसी भी मेजर्स के अंदर, तो सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी दिए हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए मेजर, ठीक है। मीन्स कहते हैं ना कि हमारा बच्चा समाज में या परिवार में लोगों के बीच में अच्छे से घुल मिल के, सभी के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए। सेम वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी चाह रहा है कि मेरे बेटों में ये कैरेक्टर होना चाहिए, मेरी मेजर्स में कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट शुड बी
लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अब इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, लिस्ट मतलब मिनिमम अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। फ्लक्चुएशन को मतलब हम इसको यहाँ पर एरर भी बोल सकते हैं, एरर। दैट सैंपलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा समझना, सैंपलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। सैंपलिंग का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर समझना बात में, मान लो यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या है, पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर से हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा सैंपल, ये सैंपल हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब ये छोटा सा सैंपल हमने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये जो सैंपल होता है ना, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम छोटा सा सैंपल लेते हैं तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये छोटा सा सैंपल लिया और बता दिया कि पूरी पॉपुलेशन में ये चीज़ें हैं, लेकिन कई बार इसमें एरर आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम ब्लड सैंपल देने जाते हैं पैथोलॉजी लैब में, तो हम ब्लड सैंपल क्यों बोल रहे हैं, ब्लड सैंपल इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसमें से थोड़ा सा ही, ठीक है, लिटिल अमाउंट में हम जो है वहाँ से ब्लड को निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, और वो ब्लड में जो भी टेस्ट निकल के आते हैं वो ये मान लिया जाता है कि आपके पूरे ब्लड के अंदर या आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है। मतलब वो छोटा सा सैंपल ब्लड का वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस पूरी बॉडी के अंदर या पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज है या नहीं। तो वो भी एक सैंपलिंग प्रोसेस हो गई कि हमने जो ब्लड लिया बॉडी के अंदर से छोटा सा, वो सैंपलिंग प्रोसेस हो गई। और वो जो ब्लड जब हमने टेस्ट करवाया तो उसमें जो भी अगर मान लो कुछ निकला डिजीज़ तो वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टेस्ट गलत आ जाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, एक और बेस्ट एग्जांपल, घर में राइस बनता होगा, चावल बनता होगा, मम्मा बनाती होगी, है ना, सबके घर में चावल बनता है, राइस जो है कुकिंग होती है। जब चावल बनाया जाता है कुकर के अंदर तो एक सीटी या 2 सीटी जब आती है उसके बाद ढक्कन खोल के मम्मा देखती है, ऊपर से 2 चावल 3 चावल हाथ में उठाती है और ऐसे दबा के चेक करती है, ठीक है, उसको पुश करके दबा के चेक करती है कि चावल पका या नहीं पका। तो वो 2 चावल 3 चावल ही डिसाइड कर देते हैं कि इस कुकर के अंदर जितने भी राइस है वो सारा कुक्ड हो गया है, पूरी तरीके से पक गया है। क्लियर है? ये भी सैंपलिंग का एग्जांपल है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने ऊपर से तो चेक कर लिया, पक गया, अंदर से कई बार जो है जल जाता है, नीचे से कई बार जल जाता है, ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि कई बार जो है ये सैंपल पूरी तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसमें एरर आ जाती है। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया कि इस पॉपुलेशन में 100 बच्चे हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट है 100। अब इनमें से हमने 10 बच्चों को लेके क्या कराया, 10 बच्चों को लेकर हमने यहाँ पर टेस्ट करवाया और टेस्ट लिया, और टेस्ट में यहाँ पर जो है ए नाम का बच्चा क्या आया, टॉप, ए नाम के बच्चे ने टॉप कर दिया। तो हम ये बोलेंगे कि पूरे 100 बच्चों में ए नाम का जो बच्चा है, जो है ए नाम का जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, टॉपर है क्लास का। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके टेस्ट लिया है। हो सकता है कि हम 100 स्टूडेंट्स को ही लेकर टेस्ट करते हैं तो हो सकता है एक ही जगह बी टॉप आ जाए, सी टॉप आ जाए, डी आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए। जब ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा तो वो सैम्पलिंग से कम अफेक्ट होगा। ये दोनों पॉइंट हमेशा एक साथ आएंगे, जहाँ भी आएंगे दोनों पॉइंट एक साथ आएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम बात करते हैं नंबर 5, हो गया। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चा? इसका ये मतलब है कि मान लो हमने यहाँ पर एक x बार निकाला किसी सीरीज़ 1 का, ठीक, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। हमने सीरीज़ 2 का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। क्या हम इन दोनों को लेकर आगे कंबाइन अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं? कंबाइन अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल पा रहे हैं मतलब कि वो क्या कर रहा है, आगे केपेबल है कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि हमने एक बार अगर x बार निकाल लिया मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन तो खत्म हो गया।
लेकिन अगर हम इनका यूज़ करके आगे और कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, डेट मीन्स हम फर्दर जो है कैलकुलेशन या फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है। आगे इन चीज़ों को समझ में आएगी। तो जो भी डिफरेंट देयर आर 5 मेजर्स यहाँ पर दी गई है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कि उनमें उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो आगे मैनिपुलेशन कर सके, आगे कैलकुलेशन उनका हो सके। ठीक है, अगर उनमें होता है नहीं होता है बात की बात है, बट ये सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर है। नेक्स्ट लास्ट वन, इट शुड बी नॉट मच अफेक्टेड। इट शुड, ऐसा पूरा ही लिखते हैं इसको, इट शुड नॉट बी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू, अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है बच्चा समझना। एक्सट्रीम वैल्यू बोलूँ या ओपन एंड क्लासेस, दो चीज़ें, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, या मैं इसको बोल दूँ ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। या ओपन एंड क्लासेस कुछ इस तरीके से होती है, जिसका लास्ट क्लास होती है वो ओपन होती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो ही हमने क्लासेस ली, जैसे मान लो 0 से 10 कर दिया हमने, 10 से 20, 20 से 30 और ग्रेटर देन 30। अब ग्रेटर देन 30 मतलब यहाँ का इंड जो है, ये लास्ट वाला जो इंड है, या क्या लिखा ओपन इंड, मतलब जो इसका इंड है 30 ये ओपन है, मतलब 30 के बाद कितनी वैल्यूज़ है ये हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में भी हम कैलकुलेशन कर पाए ओपन इन क्लासेस से या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। मींस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100, 10,000 और हाँ 100 या 10,000। अब ये 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू, 10,000 लार्जेस्ट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का कैलकुलेशन में या आंसर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आना चाहिए, मतलब इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे आंसर पर। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ का और ओपन इन क्लासेस का मतलब ये है कि ये क्लास ओपन है। अब ये क्लास ओपन है तब भी हम कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर्स, कि भाई अगर क्लासेस ओपन भी है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन पे जब बेस्ड होगा, तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा तो इसका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये पूरा ही नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो कुछ मेजर्स फॉलो करती है, कुछ मेजर्स फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आए कि इनके जो है 6 कैरेक्टर्स हैं, किसके? सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन्स फादर के, कि ये 6 कैरेक्टर मेरे बच्चों में होना चाहिए, मेरे चिल्ड्रंस के अंदर होना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे आइडियल हो, उनमें ये कैरेक्टर हो। कुछ बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कुछ बच्चा खेलने में, स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कुछ बच्चा मक्कारी करने में या आवारागर्दी करने में अच्छा होता है। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि सारे कैरेक्टर्स जो है एज पर दी फादर होने चाहिए। तो इसमें से मोस्टली जो फॉलो करता है, ठीक है, इसमें से देयर आर 6 कैरेक्टर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैक्सिमम कैरेक्टर जो मेजर फॉलो करती है उसी को हम आइडियल मेजर बोलते हैं। हर एक फादर का एक आइडियल बच्चा होता है जो फादर के अकॉर्डिंग काम करता है, फादर को फॉलो करता है, फादर के रूल्स को फॉलो करता है। वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी के जो रूल्स है, कैरेक्टर्स है, इसको जो फॉलो करेगा, मैक्सिमम कैरेक्टर जो फॉलो करेगा वही आइडियल मेजर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी बच्चा कि हमने क्या पढ़ा। यह हमने बात करी सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर्स और मेजर्स और उसके डेफिनेशंस की। अब यहाँ पे सबसे पहली जो मेजर्स है हमारी अरिथमेटिक मीन, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, इसको कई बार सिंपल मीन भी बोल दिया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चा? इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यू इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इसका आपको डेफिनेशन भी नहीं रटना पड़ेगी, फार्मूला भी नहीं रटना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जिसका हम सम करते हैं, उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अरिथमेटिक मिल जाता है। अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम divided by number of observation, divided by number of observation और number of observations, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन इज x ऑफ n ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं? x1, x2, x3 और xn। ये क्या है? n ऑब्जर्वेशन है। ये n ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर बच्चा हमारे पास सेट ऑफ वैल्यू है। ये क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यू है। ठीक है, क्या है ये?
सेट ऑफ वैल्यू या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का हमें क्या करना है, एज पर दी डेफिनेशन हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज देयर सम करना है, मतलब इनका सम करेंगे x1 प्लस x2 डैश डैश xn, इज देयर सम कर दिया, इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n डिवाइडेड बाय n, तो डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बार या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ से बन गई हमारा डेफिनेशन से ही फार्मूला बना। अब इस x बार को और थोड़ा सा आगे ले जाएं। ठीक है, x बार से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, हमने ये लिखा सम, प्लस लिखा प्लस, इस प्लस को हम ऐसा कर सकते हैं समेशन के अंदर। ठीक है, इस प्लस की जगह हमने क्या लिखा, सम लिखा, इस प्लस लिखे या सम लिखे। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन n तक जा रहे हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर x और i कर दिया, क्योंकि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to n। अब यहाँ पर i की जगह 1 रखोगे तो x1 हो जाएगा, समेशन की जगह प्लस लगाओगे, फिर i की जगह 2 रखोगे तो x2 हो जाएगा, फिर समेशन की जगह प्लस लगाओगे, i की जगह n रखोगे तो xn हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। तो ये एक फाइनल फार्मूला आपका निकल के आ जाता है किसका, अरिथमेटिक मीन का। क्लियर है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये हमने समझा कि जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका हमें सम करना है और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन हमें मिला है, तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ या इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा, जिसका कोई ग्रुप ना हो, जिसको इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिखा x1 x2 xn, ये है इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक, तो इसका हमें x बार क्या मिलेगा, जो अभी हमने निकाला वही xi अपॉन में n, ये इसका फार्मूला बनेगा इंडिविजुअल सीरीज़ का। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस देयर सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो ये मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें पूछा जाए फाइंड आउट द मीन ऑफ 80 83 87 90 95, क्या आएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको या तो फार्मूला आप पुट कर सकते हो सीधा सीधा, या आप डेफिनेशन भी लगा सकते हो। क्या, ये आपके पास क्या हो गया, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ये क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसका सम करो 80 83 87 90 95, इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आप सीधे सीधे निकाल लोगे, 8 8 2 16 8 24 24, तो ये हो गए, तो 240 और 10 250 250 और 250 और 100 करोगे 350 350 और 50 400 435, तो ऑलमोस्ट 435 डिवाइडेड बाई 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 8 5 40, 3 बचा और 535, लगभग 87 जो है यहाँ पर एक्स बार निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन अरिथमेटिक मीन एंड एक्सप्लेन दी इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज़, तो जब भी आप एक्सप्लेन करें उसको तो साथ में एग्जांपल भी दे, छोटा सा एग्जांपल बहुत देना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जांपल का इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डाटा। क्यों ग्रुप्ड क्यों बोला है यहाँ पर, अब समझना। इसको हमने ग्रुप इसलिए बोला कि यहाँ पर आपको मिलेगा अब xi और इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। यहाँ पर आपका डाटा रहेगा x1 x2 और xn, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी रहेगी f1 f2 और fn। तो जब भी इसके साथ वेरिएबल के साथ अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी है। हमने बोला डिस्क्रीट का मतलब आप अच्छे से समझ जानते हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है जब निश्चित वैल्यू दी हो, तो x1 x2 x3 ये निश्चित वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा, हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बन रहा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है साथ में, तो कैसे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो xi fi, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगा x1 f1 x2 f2 xn fn। अब ये हमारे पास बन गया बच्चा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इस देयर सम कर दो, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से नहीं काउंट होगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने ही यहाँ नंबर है। तो यहाँ पर हम करेंगे समेशन fi, ठीक है, समेशन fi करेंगे, या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे सारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं f1 प्लस f2 प्लस fn, इसको जोड़ देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, इस कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन। अब इसको वापस समेशन फॉर्म में, प्लस की जगह हम लगाएंगे समेशन, x की जगह लिखेंगे xi, f की जगह लिखेंगे fi, i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 to n, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पर भी समेशन fi आ जाएगा, समेशन fi, i इज इक्वल टू 1 to n। अब ये समेशन fi की जगह हम यहाँ पर कैपिटल N भी लिख देते हैं, ये भी माना जाता है, ठीक है, समेशन fi की जगह कैपिटल N भी लिखा जाता है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होकर क्या बन जाएगा, x पर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N समेशन xi fi, इस तरीके का फार्मूला बन जाता है डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। कैसे फार्मूला बना ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फार्मूला कैसे आता है, कैसे बनता है, डेफिनेशन से ही फार्मूला बना है। किससे बना है, डेफिनेशन से ही फार्मूला बना है। तो हमेशा चीज़ें याद रखना, हमें चीज़ों को समझना जरूरी है, सीधे रटना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर आपको xi दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल्स दिए हैं, और आपको क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, कुछ भी। अब मान लो यहाँ पर दिया आपको 20 30, अच्छा ज़्यादा बड़ा डाटा हो जाएगा, 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया, ठीक। फ्रीक्वेंसी ले ली हमने 2 3 5 7 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजिग होती है तो जिगजिग हमें लेना है, मैं जस्ट आपको करवा रहा हूँ। अब हमें पता है हमारा फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन में कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन fi लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास xi fi दोनों है, xi भी है fi भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, xi fi का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, xi fi का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा यहाँ फार्मूला में यहाँ पर xi fi का मल्टीप्लाई हो रहा है, xi fi का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 9 20 35 और 12। अब यहाँ पर क्या लगा है, समेशन लगा है, मतलब हमें इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम समेशन करेंगे xi fi। समेशन मतलब टोटल का जोड़, टोटल का जोड़ करो कितना आ रहा है, तो 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल लिया हमने, रिमेनिंग बचा 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 80। टोटल कितना आ रहा है, 80। नीचे क्या है हमारे पास, n मतलब समेशन fi हमारे पास है ऑलरेडी, हमें क्या करना है, उसका समेशन करना है, मतलब जोड़ करना है, समेशन fi कर कितना हो रहा है, 5 5 10 17 और 19, टोटल कितना 19। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, 80 बाई 19, तो x बार निकल के आ जाएगा, कितनी टाइम जाएगा ये, 4 टाइम, ठीक है, ये 4 टाइम जा रहा है, तो 4 टाइम कितना आ जाएगा, 4 टाइम कितना होता है, 5 टाइम में तो 97 95 होता है, तो 76 होता है, कितना बचा 4, तो 4.2 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रीट डाटा को कैसे हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 सीरीज़ आती है कंटिन्यूअस सीरीज़, ठीक है, क्या आता है, कंटिन्यूअस सीरीज़, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा विथ क्लास इंटरवल, ग्रुप्ड डाटा विथ क्लास इंटरवल हम इसको बोलते हैं, ठीक है, विथ क्लास इंटरवल। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात आ गई तो क्लास इंटरवल तो आएगा ही आएगा। तो लिखने का तरीका है बच्चा, अलग अलग तरीके से उसको लिखा जा सकता है। कंटिन्यूअस क्लासेस में एक चीज़ है, यहाँ पर याद रखना कि जो x है, जो xi है हमारा, वो टेकन एज मीड वैल्यू, यहाँ पर उसको हम कैसे लेते हैं, टेकन एज मीड वैल्यू, उसको हम मीड वैल्यू की तरह लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अगर मैं मीड वैल्यू आपको नहीं पढ़ाता तो मेरे को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही पढ़ा दी है, उसका इस्तेमाल आगे आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर xi को एज ए हम मीड वैल्यू यहाँ पर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला कोई चेंज नहीं होगा, समेशन xi fi अपॉन में समेशन fi, या उसको हम कैपिटल N भी लिख देते हैं, सेम फार्मूला ही है, क्योंकि यहाँ पर बस क्लास इंटरवल है, बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें, फाइंड आउट द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा, ठीक है,
फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हम इनको। क्लियर है? हमने लिखा यहाँ पर क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल आपको दिया रहेगा, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, मार्क्स वगैरह कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये हमने ले ली यहाँ पर क्लासेस। क्लियर? अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने ले ली, मान लो 2, 5, 7, 3, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर हम फार्मूले पर जाते हैं बच्चा, तो हमें क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। हमारे पास एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, बट यहाँ पर क्या नहीं गिवन है? एक्स आई मतलब मीन्स वेरिएबल्स आर नॉट गिवन, वेरिएबल्स नहीं दिए हैं। तो हमें करना क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें नहीं दिया हो एक्स आई, तो हम एक्स आई को क्या लेंगे? एज ए मिड वैल्यू लेंगे। तो बच्चा मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? देख लो, मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्या? मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू को हम एक्स आई मान लेंगे। अब देखो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बता चुका हूँ पहले भी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, उसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। तो लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 30, 30 बाई 2 करोगे कितना आएगा? 15। इस तरीके से मिड वैल्यू निकालते हैं, हमने टर्मोलॉजी में ही पढ़ लिया। यहाँ कितना आ जाएगा? 25, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 35, यहाँ कितना आ जाएगा? 45। ये आ गई मिड वैल्यू। अब इसको भूल जाओ। अब हमारा क्वेश्चन सेम बन गया, कौन सा? डिस्क्रीट वेरिएबल का। हमारे पास एक्स आई भी है, एफ आई भी है। एक्स आई एफ आई चाहिए, तो एक्स आई एफ आई का हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स आई एफ आई का हम करेंगे यहाँ पर क्या? मल्टीप्लाई। अब एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कितना हो गया? 30, 125, 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 21 और 3 245, ठीक है। और 45 45 90 और 135, ठीक है। अब इसको टोटल कर लो, हमें क्या चाहिए? समेशन चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई। सेम डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन बन गया, बस यहाँ पर इसको एक्स आई जैसे निकाला, इसको छोड़ दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन जब किया डिस्क्रीट सीरीज वाला वो बन गया। तो यहाँ पे 0 5 5 10 और 15 का 5 हासिल आया 1, तो यहाँ उनका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, एक बचा 4 5 6 नहीं 2 3 4 5, ठीक है। कितना आ रहा है? 535। कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक भी हो तो आप अपने तरीके से सुधार लेना, ठीक है। 200 300 400 400 और 60, हाँ ठीक है, 95 50 और भी 70, ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है? क्या चाहिए हमें? समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई यहाँ से आ जाएगा, समेशन एफ आई यहाँ से आएगा, कितना आ रहा है? 10 15 और 17। तो अब यहाँ पे फार्मूले में मान रख देंगे मैं 535 अपॉन में 17, तो एक बार निकल के आ जाएगा 17 × 51, 2 बचा 1, 17 कम 17, 3 और 5 8, तो 17 × 62, 31.5 आ जाएगा आंसर। कितना? 31.5 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक्स बार की वैल्यू इतनी आएगी। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया? जब सिंगल सीरीज दी तब, जब डिस्क्रीट सीरीज दी तब, एंड देन कंटिन्यूअस मीन्स विद क्लास इंटरवल दिया है तब हमें कैसे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिक आज हमने समझा। क्लियर है? इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। हमने समझा ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करे, डेट मीन्स वो वैल्यू क्या कहलाएगी? सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। ठीक है, ये स्कैटर डायग्राम से हमने समझा। सेकेंड हमने पढ़ा कि देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स डिस्कस किए हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन करवाया। सेंट्रल टेंडेंसी को एज ए फादर कंसीडर किया। सेंट्रल टेंडेंसी के कितनी मेजर है? 5। ठीक, और एक पर्टिकुलर अगर कोई फादर है उसके भी कितने बेटे हैं? 5। देयर आर 5 चिल्ड्रन ऑफ डेट फादर। ठीक है, उस पर्टिकुलर फादर के 5 बेटे हैं, 5 चिल्ड्रन से। तो हर कोई फादर, हर कोई पिता ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनमें ये डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन क्या ज़रूरी है उन बच्चों में वो कैरेक्टर हो? कोई एक बच्चा होगा जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर वो फॉलो कर रहा होगा अपने फादर के, तो वो पिताजी बोलेगा कि यार ये बच्चा मेरा बहुत आइडियल बच्चा है, मेरी हर बात मानता है, बाकी ये सब मक्कार है। ठीक, इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी के ये कैरेक्टर्स हैं 6। अब ये 6 कैरेक्टर्स जो है, देयर आर 6 कैरेक्टर, तो इन 6 कैरेक्टर्स में से जितने कैरेक्टर जो मेजर ज़्यादा फॉलो करेगी उसको आइडियल मेजर बोला जाएगा। ठीक है,
तो आगे जाकर आपको समझ में आएगा कौन सी मेजर आइडियल है, कौन कितने कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है। जैसे अरिथमेटिक मीन कितने कैरेक्टर को फॉलो कर रही है, मीडियन कितने कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, मोड कितने कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन कितने कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, हार्मोनिक मीन कितने कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेजर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स फॉलो करेगी। जो ज़्यादा फॉलो करेगा कैरेक्टर्स को, उसको हम आइडियल बोल देते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन फिर हमने समझा, अरिथमेटिक मीन को हमने समझा कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हमें जोड़ना है और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। यही सिंपल सीरीज़ है, जितने ऑब्जर्वेशन है उसको हमने जोड़ा और उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ मिल गई। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। फिर डिस्क्रीट सीरीज, इस डिस्क्रीट का सीरीज का मतलब होता है कि यहाँ पर एक हमें वेरिएबल्स मिलेंगे, वेरिएबल्स के साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो हमें सेट ऑफ वैल्यू बनाना है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाना है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया डिस्क्रीट का, जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी देख लिया। कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपने लेवल पर चेक कर लेना। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब भी क्या है, यहाँ पर क्लास इंटरवल होगा, मतलब रेंज में वैल्यूज होगी। जब रेंज में वैल्यूज होगी तो यहाँ पर एक्स आई को हम मीड वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, फार्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास लेकिन एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई को हम क्या मानेंगे, मीड वैल्यू मानेंगे। तो मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो मीड वैल्यू आ गई। अब मीड वैल्यू मतलब एक्स आई भी हमारे पास, एफ आई भी है, तो सेम क्वेश्चन बन गया डिस्क्रीट वाला, दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर हमने यहाँ पर फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे पढ़ना भी है, टर्मोलॉजी की हेल्प भी लेना है, टर्मोलॉजी आगे और भी यूज़ होगी। ठीक है, वहाँ से हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर आपकी कवर अप होती जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़, मेरिट, डीमेरिट्स और उसके यूज़। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय